अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप लोगों के सेक्शन में मैंने वो बात करनी थी कि मैं बयान करने वाला और नहीं। अच्छा चलें, उसकी छोटी सी बात यह है कि काफ़ी जल्दी हो गया। मैं तकरीबन कोई 12-15 क्लासेस लेने के बाद ही बताता हूँ, ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट पढ़ाऊँगा, कॉस्ट ही पढ़ाता हूँ, कोई मोहब्बत का रिश्ता बन जाए, कुछ जज्बात बन जाए, फिर मैं जो है ना वास्ता अपनी क्लास में कुछ एडिशंस करता हूँ। लेकिन अभी चूँकि रमज़ान अभी मंडे से ही शुरू हो जाएगा, तो उसमें फिर मैंने जल्दी कर ली थोड़ी। तो एक तो ये कि क्लासेस के अंदर एक तो ये चीज़ जो आपके सामने आएगी कि दुरूद शरीफ से मैं स्टार्ट करता ही हूँ क्लास। इसके अलावा कुछ क्लासेस गुजरने के बाद जब आपको मेरे पे यकीन बनना शुरू हो जाता है, मुझे मेरी एक्सेप्टेंस बनना शुरू हो जाती है, फिर मैं एक हदीस क्लास में ऐड कर लेता हूँ। मेरी आदत है, आप में से जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है या मेरे बारे में जानते हैं। और तीसरा काम ये होता है कि पीरियडिकली मैं कोई बयान कंडक्ट कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जवानों में वो दीन की बात बन सके, बढ़ सके, कोई मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो लास्ट सेशन में भी मेरा ख्याल है वो 3 तो कर ही लिए थे। तो अभी थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि रमज़ान से पहले मैं चाहता हूँ कि रमज़ान के हवाले से कुछ नसीहतें कर सकूँ। तो कल रखा मैंने बयान, और रखा है रूम 4 कल 3 बजे। और उसके लिए बच्चों की फरमाइश पे काम ये किया था कि चूँकि इनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, तो वो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना के तो उस पर वो सारे बयान उस पर रखने हुए हैं, और उसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ, पैसे ऐसा नहीं कमा रहा होता उससे, दीन के लिए, अल्लाह के लिए करना काम। तो जो उससे पहले जितने बयान किए हुए हैं वो भी वहाँ पड़े हुए हैं, आप ही लोगों के लिए हैं। और इसी कोशिश में किए थे कि मैं इस्तेमाल हो जाऊँ और अल्लाह ताला कईयों के हिदायत के फ़ैसले कर दे, क्योंकि अंदर से सब इस बात को हम समझते हैं कि कमियाँ, कोताहियाँ, गुमराहियाँ चल रही हैं ज़िंदगी में, और गुमराह तरीन ज़िंदगियाँ गुजारते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को कुछ क्लिक कर जाए, कोई कुछ बात समझ आ जाए किसी को, तो इसलिए वो यूट्यूब पे भी रख दिए। और नासिर अब्बास FCA के नाम से मैंने चैनल बना दिया नासिर अब्बास FCA। तो वो पढ़े हुए हैं, वो आप टाइम निकाल के ज़रूर सुनिएगा, और कुछ आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होंगे उसमें। और अभी कल जो रखा है मैंने टिपिकली रमज़ान से रिलेटेड रखा है, ताकि शुरू होने से पहले बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को झंझोड़ लें। तो आप में से जो आना चाहे, बैठना चाहे, वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा चैनल पे अपने, लेकिन जो सामने भी बैठना चाहे, टूटे फूटे इल्म के मुताबिक अगर कोई सवाल भी पूछना चाहे तो वो भी जवाब दे दूंगा। तो कल इंशाल्लाह रूम 4 3 बजे। कोई होमवर्क तो नहीं दिया था? नहीं, अभी होमवर्क दोगे तो नहीं हुए। क्या किया था कल हमने? डायरेक्ट कॉस्ट, और उसका एंड कंक्लूजन ये बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे अगर हम प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक के हिसाब से बांटें, तो मैंने ये 3 नाम बना के दिए थे। बेसिकली 2 थे, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उनको फिर मैंने मजीद 3 में तोड़ दिया था, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट की मिसालें थी 2, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और बाकी सब इनडायरेक्ट कॉस्ट को FOH कहते हैं। तो फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे ये 3 हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। कल थे आप क्लास में? ये ग्रीन, हल्की ग्रीन शर्ट, नहीं आपसे आगे कल थे क्लास में? थोड़ा सा बताओ क्या अंडरस्टैंडिंग बनी डायरेक्ट कॉस्ट की, क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट? है? अरे ये तो अंग्रेजी होगी ना, अंडरस्टैंडिंग क्या बनी ये पूछ रहा हूँ, उर्दू में बता दो, समझा दो मुझे कि क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट, कोई मिसालों से समझा दो। चलो, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग क्या बनी। सही है, और थोड़ा सा और वाज़ेह कि कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट है? मतलब क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये डायरेक्ट कॉस्ट है? क्या करना है? आप जैसे कर दें, एग्जाम्पल से कर दें चाहे। हम प्रोडक्ट के 1 यूनिट के हिसाब से जो चीज़ डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ इतने रुपए का चमड़ा लगा है,
इतने रुपए का कपड़ा लगा है, इतने रुपए का धागा लगा है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और चमड़ा, कपड़ा, धागा, ये सब फिजिकल चीजें हैं, ये मटेरियल है, इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए वर्कर कितने पैसे ले रहा है, ये डायरेक्ट लेबर कहलाती है। और इनके अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, मैंने कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन बताई थी, जिनमें से ये 3 नाम आगे याद रखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ये पूरी कॉस्ट में चलेंगे। वही क्लासिफिकेशन पे ही हूं जो मैंने कल हेडिंग दी थी, मेरा ख्याल इस जगह दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और कल भी ये बात की थी, यहां दोबारा बता देता हूं। आपके पास तो ये हेडिंग डली हुई है, मैंने तो बस कंटिन्यू किया आगे। यहां पे कॉस्ट से मेरी मुराद एक्सपेंसेस थे, फैक्ट्री के खर्चे। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को मैंने एक नंबर बताया था टाइप्स, किस एतबार से, प्रोडक्ट से उनका रिलेशन। और मैंने इसके लिए खास कहा था कि मेनली मैं बात कर रहा हूं कि मैं इसमें फैक्ट्री रिलेटेड बात कर रहा हूं। यहां तक कल बात हुई थी। एक और भी तरीके से खर्चों को बांटा जा सकता है टाइप में। यू आता है कि नहीं आता बिहेवियर, बल्कि इसमें भी कोई फर्क है, पता नहीं ब्रिटिश में आता है और ऐसा सही है, यू आता है। चले इतने सारे कह रहे हैं तो आता ही होगा। बिहेवियर के एतबार से कॉस्ट की टाइप्स, इनमें जो 2 एक्सट्रीम्स हैं वो हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, यानी कॉन्सेप्चुअली ये 2 चीजें हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। इनका मिक्सचर भी हो सकता है, सिर्फ एक जबरदस्ती की टाइप बना ले तो बना ले, वरना उसके बगैर भी काम चल सकता है। उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अदरवाइज इसको ना भी करें तो फिक्स्ड वेरिएबल समझना काफी है। और फिक्स्ड की आगे मजीद किस्में हो सकती हैं, जिन्होंने कहीं किसी लेवल पे पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने ये चीजें कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे पढ़ी हैं। स्टेप्ड कॉस्ट होती है, वो असल में फिक्स कॉस्ट की ही एक शक्ल है। तो मैं इसको मजीद लिख के कंफ्यूजन से बचा रहा हूं, और मैंने नहीं लिखा, वरना एक स्टेप्ड कॉस्ट भी फिक्स की एक और शक्ल होती है वो फिक्स कॉस्ट है। इसलिए फिक्स कॉस्ट काफी है। तो टेक्निकली 2 चीजें हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इनका मिक्सचर सेमी वेरिएबल है, लेकिन अगर हम सिर्फ इन दोनों को भी समझ लें तो वो काफी है। मैंने फिर भी इखलाकन इसको लिखा जरूर है, आपके सामने लानी थी ये बात मैंने, लेकिन मेन डिस्कशन हम इन दोनों पे करने लगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, कॉपियर से ना आपने कुछ नोट्स लेने हैं। 2 चैप्टर्स के मैंने नोट्स लिखवाए हैं। चैप्टर्स एज सच वो बल्कि ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से होगा, 2 फाइलें होंगी, एक क्वेश्चन होंगे, एक सोल्यूशन होंगे, और एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये आप कॉपियर से ले लीजिएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन चूंकि रखवा दिया है इसलिए वो आपको अभी दे देगा, इसलिए बता रहा हूँ, वरना अभी मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए। ये कल हूँ आपके पास, कॉपियर से ले लीजिएगा। इसमें से सवाल करने हैं हमने, ठीक है, कॉपी से ले लीजिएगा। बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के नाम से मैंने एक टॉपिक रखवाया हुआ है। 3-4 पेजेस गालिबन क्वेश्चंस के होंगे, 5-6 पेजेस सॉल्यूशंस के होंगे। तो वो आप कॉपियर से कल लेके आइए, उसमें से सवाल करने हैं, कल हो आपके पास। और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने वो कोर्स में वो PDF की फाइल रखी हुई होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, तो इसके सवाल करने हैं उसमें। अच्छा, जो मैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की बात समझाने लगा हूं ना, कोशिश मैं करूंगा, आप भी पूरी कोशिश करिए, लेकिन एक एहतियात ये बता रहा हूं कि ये है मुश्किल,
मुश्किल इन अ वे कि इसको पूरी तरह से हजम करने में मुश्किल होगी, इसकी मिसालें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। उसके लिए सिर्फ इतनी तसल्ली यकीन रख लीजिएगा कि जितना समझ आ जाए कोशिश पूरी करें, मैं भी करूंगा, आप सवाल भी पूछें, उस पर सब्र शुक्र करें और इंतजार करें। जैसे जैसे आप कॉस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हल्की आंच पे रखा पकता रहेगा, साथ साथ ये पकना चाह रहा, आपको पता भी नहीं चलेगा और पक रहा होगा आस्ता आस्ता, तो ये बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। अभी पूरी कोशिश करें समझने की, मैं भी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उसमें हौसला, बस हल्की आंच पे वो पक रहा होगा, वो आस्ता आस्ता कुछ अर्से बाद आप देखेंगे तो आपको समझ आ गई होंगी बातें। तो इसलिए कोशिश करते हैं जितना भी समझ आ जाए। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का फर्क समझाने के लिए एक दो बहुत जरूरी बातें हैं, पहले वो समझें, और मैं बार बार दोहराऊंगा जब मुझे भी लगे, आपको भी लगे कि हाँ बात समझ आई है, फिर आप उन दो जरूरी बातों को अपने अल्फाज में लिखेंगे, उसके बाद मैं फिक्स्ड और वेरिएबल समझाऊंगा। एक बात, ये जो हम खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई करने लगे हैं, हम ये जो तोड़ने लगे हैं ना कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, ये हम एक टाइम फ्रेम को सामने रख के करने लगे हैं। दोबारा सुनिए बात। जैसे अगर मैंने ये फैसला करना है कि क्लास में से अच्छे स्टूडेंट्स और कम अच्छे स्टूडेंट्स और लेजेंड्स और लेजेंड प्रो मैक्स, और अगर मैंने ये मैंने डिसीजन लेना है, क्लासिफिकेशन करनी है, तो मैं आपकी परफॉर्मेंस को सामने रख रहूंगा। कितने अरसे की? 25-30 साल, फिर एक सेशन ना, या उसको भी कम कर सकता हूं, महीना हो सकता है कर लूं, लेकिन को 25-30 साल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जो यहां अच्छे हों वो मैट्रिक में अच्छे नहीं थे, और जो यहां अच्छे हों हो सकता है वो सीफैप में उतने अच्छे ना रहे। तो बात अगर हो रही है कि मैं इनमें से फैसला करूं कि कौन अच्छे हैं, कौन बहुत अच्छे हैं, कौन बहुत ही अच्छे हैं, तो वो मुझे कोई टाइम फ्रेम सामने रखना पड़ेगा कि जिसके सामने मैंने ये सब क्लासिफिकेशन करनी है। तो हम जब फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ेंगे ना खर्चों को, देखें हमने कल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच बताते हुए भी कुछ 6-7 खर्चे तो सामने देखे थे। फिर इसके अलावा मैंने जब आपको एक्सपेंसेस का कल जिक्र किया था, तो मैंने उसकी भी लिस्ट में कुछ मिसालें लिखी थी, को 8-10 नाम वहां भी लिखे थे। तो आपके जहनों में कुछ मिसालें एक्सपेंसेस की मौजूद हैं, मैं और दोहरा देता हूं। हम अगर एक फैक्ट्री को सामने रखें तो उस फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे, क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, जितना जितना पढ़ लिया वही दोहरा लेते हैं। रिपेयर हो रहा होगा, मशीनों की रिपेयर होगी, बिजली के बिल होंगे, वहां के वर्कर्स की सैलरीज होंगी, वेजेस सैलरीज, फ्यूल एंड पावर होगा, इंश्योरेंस होगी, रेंट्स होंगे, और डेप्रिसिएशन एक वर्ड लिखवाया था। फिर अब कल बता चुका मटेरियल कॉस्ट आ रही होगी। मटेरियल कॉस्ट क्यों आ रही होगी? क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, तो वो भी एक एक्सपेंस है ना। तो ये सब एक्सपेंसेस हैं। अब हम करने क्या लगे हैं, उन्हीं में से ये फैसला करने लगे हैं कि उनमें से कौन से वेरिएबल हैं, कौन से फिक्स्ड है, ये सिखाने लगा। उन्हीं ही को कल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बांटा था, अब मैं उन्हीं को एक और तरह से बांट रहा हूं। यानी ऐसा नहीं है कि जिन एक्सपेंसेस को हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह दिया बस अब वो साइड पे हो गए, अब ये कोई और है नहीं। अगर मैंने इन्हीं स्टूडेंट्स में से मेल फीमेल की बेस पे बांटना है तो इन्हीं में से मेल फीमेल होंगे, और अगर इन्हीं लोगों में से ये डिसाइड करना है कि कौन से लाहौर के हैं, कौन से लाहौर के बाहर हैं, तो मेल फीमेल अलग करने के बाद जो बाकी बचेंगे उनमें से बांटने होंगे। नहीं, इसी पॉपुलेशन ही की बात हो रही है। तो इसी पॉपुलेशन को अगर जेंडर बेस पे बांटना है तो क्लासिफिकेशन और है, इसी पॉपुलेशन को ज्योग्राफी बेस पे बांटना है तो बांटना और है। तो इसी तरह बिजनेस के सारे खर्चों को, फैक्ट्री के सारे खर्चों को अगर कल वाले तरीके से बांटना हो तो उन्हीं में से कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, और अगर उन्हीं को इस एतबार से बांटना हो तो कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। तो मैं उन्हीं फैक्ट्री ही के खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना बताने लगा हूं। ठीक है, तो फिक्स्ड और वेरिएबल में हमने जब बांटना है तो उससे पहले मैं आपको दो बड़ी बुनियादी बातें बता रहा हूं। पहली बात मैं ये कर रहा हूं कि हमने जिन खर्चों को फिक्स्ड वेरिएबल में बांटना होगा, ये बांटना हम किसी एक गिवन टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। लेट्स से 1 साल, हम फॉर दैट ईयर बांट रहे होंगे। नहीं सही समझा सका। हम खर्चों को जब फिक्स वेरिएबल में बांटेंगे ना, तो हमने सामने एक टाइम फ्रेम रखा होगा कि लेट्स से 2021 के एतबार से बताएं कि उस 2021 में कौन कौन से खर्चे फिक्स थे, कौन से वेरिएबल थे। 20 से नहीं कंपेयर कर रहे होंगे, 22 का जिक्र भी नहीं आ रहा होगा, हम विद इन 2021 बात कर रहे होंगे। तो जब हमने खर्चों को फिक्स्ड वेरिएबल में बांटना होता है तो हम ये सारा काम किसी एक गिवन टाइम फ्रेम को सामने रख के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर। समझ आई बात? दूसरी बुनियादी बात, मेरी चाय ठंडी हो गई यार। दूसरी बुनियादी बात, हमने जब ये फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे बांटने होंगे
तो हम ये खर्चे शायद किसी डिपार्टमेंट के बांट रहे होंगे। अच्छा, डिपार्टमेंट का आइडिया है? जैसे ये कॉलेज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, इसका एक टीएस का डिपार्टमेंट होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होगा, एक सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होगा, एक कैमरा रिकॉर्डिंग का एक डिपार्टमेंट होगा। क्या पर्पज होता है इस डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट क्यों बनते हैं? ताकि कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज, कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट लोगों को बांटी जा सके ना, काम हो सके। ठीक, तो इस तरह बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैक्ट्रीज में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को बांटने के लिए पहली बुनियादी बात मैंने ये की है कि हम ये सारा कुछ जो करने लगे हैं ये किसी एक गिवन टाइम फ्रेम को सामने रख के कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईयर। दूसरी बात ये कर रहा हूं कि हम ये जो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट बांटना चाह रहे हैं ये यकीनन या तो किसी डिपार्टमेंट की, या किसी एक एसेट की, या इवन किसी एक इंडिविजुअल की, या पूरे बिजनेस की, किसी के लिए भी ये काम कर रहे होंगे, और जिसके लिए ये काम कर रहे हैं उसकी कोई कोर एक्टिविटी होगी। ये बात बहुत लंबी हो गई। हम फिक्स्ड और वेरिएबल की जो तमीज करने लगे हैं ये यकीनन किसी ना किसी डिपार्टमेंट, किसी एसेट, किसी इंडिविजुअल के लिए कर रहे होंगे, और जिसके लिए कर रहे होंगे उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। जैसे अगर सिर्फ एक गाड़ी से रिलेटेड हम उस गाड़ी के खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल तोड़ना चाह रहे हैं तो उस गाड़ी की कोर एक्टिविटी क्या है? चलना। ठीक है, शाबाश। इसी तरह से फोटोकॉपी शॉप वाला है ऊपर, अगर वो अपनी पूरी फोटोकॉपी शॉप, पूरा जो डिपार्टमेंट है उसके खर्चों को वेरिएबल फिक्स तोड़ना चाहे तो उस डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या है? फोटोकॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है। इसी तरह से एक बिजनेस है जहां फुटबॉल, एक बिजनेस फुटबॉल बनाता है, उसका एक डिपार्टमेंट है जहां पर कटे हुए पीस चमड़े के आते हैं और वहां पे बैठे हुए वर्कर्स फुटबॉल सीते हैं। उस डिपार्टमेंट, उस स्टिचिंग डिपार्टमेंट के खर्चों को अगर फिक्स्ड वेरिएबल बांटना है तो उस स्टिचिंग डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या हो रही है? फुटबॉल की स्टिचिंग होना। ठीक है। अगर एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, पूरी फैक्ट्री को हम एक सिंगल यूनिट कह रहे हैं, उस फैक्ट्री के खर्चों को अगर फिक्स्ड वेरिएबल बांटना है तो उस फैक्ट्री की भी कोर एक्टिविटी होगी क्या? प्रोडक्शन। शाबाश, जबरदस्त। मुझे लग रहा है कि बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, शाबाश। अगर टीए डिपार्टमेंट, नहीं वो मुश्किल हो जाएगा, टीचिंग, जो कॉलेज में टीचिंग फंक्शन है, अगर बिजनेस कॉलेज टीचर्स से रिलेटेड खर्चे या टीचिंग जो भी फैसिलिटी है उससे रिलेटेड खर्चों को फिक्स्ड वेरिएबल में बांटना चाह रहा होगा तो क्या कोर एक्टिविटी है टीचिंग डिपार्टमेंट की? फंक्शन टीचिंग करना है, आर्स, टीचिंग आर, जो क्लास आर्स हैं। ठीक है, जबरदस्त। एक जहाज है और फाइटर जेट कह लें या इवन के पैसेंजर प्लेन है, तो एयरलाइन जो कंपनी है वो उस जहाज से रिलेटेड, एक जहाज से रिलेटेड उसके खर्चे फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ना चाह रहा है, तो उस जहाज की कोर एक्टिविटी क्या हुई? जो उसकी फ्लाइंग आवर्स है। सही। दो बातें मैंने की हैं, दोनों दोहराता हूं। हमने फिक्स्ड वेरिएबल को जो बांटना है, पहली बात हम किसी टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए बांट रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ईयर। दूसरी बात मैंने की है कि हम ये क्लासिफिकेशन शायद किसी डिपार्टमेंट की, किसी एक एसेट की, पूरे बिजनेस की, किसी एक इंडिविजुअल की, जिसके लिए भी कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी जरूर होगी। दोबारा, हम फिक्स्ड वेरिएबल के लिए जो बांटने लगे हैं इसके लिए दो बहुत बेसिक सी बातें मैंने बताई हैं। एक बात मैंने की है कि हम ये क्लासिफिकेशन एक गिवन टाइम फ्रेम को सामने रख के कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईयर। और दूसरी बात मैंने की है कि हम ये वेरिएबल फिक्स की क्लासिफिकेशन किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट, किसी इंडिविजुअल, पूरे बिजनेस, किसी के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। ये दो बातें कुछ समझ आई या और रिपीट करूं? बस इससे पहले के दिमाग से निकलें, लिखें अपने अल्फाज में।
जिनको भी अल्फाज नहीं मिल रहे दोबारा अर्ज़ है उनकी खिदमत में। हम लोग जब फिक्स्ड और वेरिएबल की तमीज़ करने लगे हैं तो एक तो ये तमीज़ हमने करनी है एक गिवन टाइम पीरियड को सामने रख के। हम ये सारी डिस्कशन फॉर एनी पीरियड कर रहे होंगे, फॉर द ईयर 2022, फॉर द ईयर 2021, फॉर द क्वार्टर, फॉर द 6 मंथ्स, फॉर द मंथ, किसी एक पीरियड को सामने रख के बात की जा रही है। और दूसरी बात मैंने की है कि हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फिक्स्ड वेरिएबल, ये या तो शायद किसी एक एसेट के लिए कर रहे होंगे, किसी एक इंडिविजुअल के हवाले से कर रहे होंगे, किसी एक डिपार्टमेंट के हवाले से कर रहे होंगे, या पूरे बिजनेस के हवाले से कर रहे होंगे। तो जिसको भी सामने रख के ये किया जा रहा है उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी जरूर होगी। जनरेटर के बहुत सारे खर्चे अगर हम बांटना चाह रहे हैं वेरिएबल फिक्स, तो जनरेटर की कोर एक्टिविटी क्या है? जनरेटर का चलना ना, आवर्स जितने घंटे चलेगा, तो वो चल रहा है तो पावर सप्लाई कर रहा है तो उतने घंटे चलना। ठीक है, लिखा आगे बढ़ूं। अब इन्हीं दोनों को सामने रखते हुए फिक्स कॉस्ट वो होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड। टोटल फॉर द पीरियड कौन सा पीरियड? वही जो भी पहली बात की है मैंने, वही जो भी पहली बात की थी कि हम यकीनन किसी टाइम पीरियड को सामने रख के बात कर रहे हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड कह लें, कांस्टेंट कह लें, सेम कह लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल। ये कौन से एक्टिविटी लेवल की बात कर रहा था? जो दूसरी मैंने कहा था कोर एक्टिविटी। इसकी मिसाल समझाता हूं। अगर एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री, हम पूरी फैक्ट्री को ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री की कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन यूनिट्स बनना, प्रोडक्ट के यूनिट्स बनना। उस फैक्ट्री का रेंट 2021 का अगर 12 लाख रुपए है तो फॉर द ईयर उस फैक्ट्री में यूनिट्स कम बनते, फॉर द ईयर 2021 यूनिट्स कम बनते या ज्यादा बनते? रेंट फॉर 2021 कितना है? 12 लाख। ये है फिक्स कॉस्ट कि उसकी एक्टिविटी जो भी है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा होती, ये उतना ही आना था फॉर द पीरियड। इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और मिसाल, फोटोकॉपी शॉप एक डिपार्टमेंट बन गया कॉलेज का, और उस डिपार्टमेंट ने, जिसका वो डिपार्टमेंट है, उसने वहां पर 2 वर्कर्स रखे जिनकी महीने की फिक्स सैलरी है 30,000 रुपए हर एक की। अब वो वर्कर्स रोज की 200 कॉपीज करें, 500 कॉपीज करें, या कोरोना की वजह से कॉलेज बंद है और वो खाली बैठे रहें, उनको तनख्वाह 30,000 पर मंथ मिल रही है। तो उस फोटोकॉपी डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या है? फोटोकॉपीज होना। अब फोटोकॉपीज हो ना हो, ज्यादा हो, फॉर दैट मंथ उनकी टोटल सैलरी सेम रहेगी ना, तो वो फिक्स्ड है। और मिसाल, एक गाड़ी के खर्चों की बात करते हैं। एक होता है ये गाड़ी का टोकन टैक्स। एक ना ये अथॉरिटी को, जो एक्साइज है, रेवेन्यू अथॉरिटी, उसको हर साल गाड़ी के हवाले से कुछ टैक्स देना होता है, लेट से 10,000 रुपए। गाड़ी की कोर एक्टिविटी, गाड़ी का चलना। अब अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं और फॉर द ईयर 2022 टोकन टैक्स 10,000 रुपए है, तो 2022 में गाड़ी कम चले ज्यादा चले, टोकन टैक्स फॉर द ईयर 2022 10,000 ही रहेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट है। सही है? कुछ बात समझ आई? इसकी मिसालों में मैंने रेंट कह दिया, सैलरीज आ गई, एनुअल टैक्स कह लें, इंश्योरेंस प्रीमियम है, उधर के लिए ये नोटेड? अच्छा, मैंने ना इसके नीचे कुछ 2-3 लाइनें और लिखनी है। आपको ये अगला नोट करेंगे तो कुछ लाइनें छोड़ के ही करिएगा।
हम जिस डिपार्टमेंट, जिस एसेट, जिस इंडिविजुअल के लिए वेरिएबल फिक्स का फैसला करने जा रहे हैं, उसकी जो कोर एक्टिविटी है, वो खर्चा जो उस कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है और ऐसे रिलेटेड है कि एक्टिविटी कम होगी खर्चा कम होगा, टोटल एक्टिविटी ज्यादा होगी खर्चा ज्यादा होगा, कम बारिश होती है कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, तो वो खर्चा जो एक्टिविटी से रिलेटेड है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फ्यूल है, जनरेटर का फ्यूल वेरिएबल होगा फिक्स्ड होगा, क्योंकि जनरेटर का काम है चलना, तो फॉर एनी गिवन ईयर जनरेटर अगर ज्यादा चलेगा तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा आएगी, और चलेगा ही नहीं तो फ्यूल ही कंज्यूम नहीं होगा, तो वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल तो है ही वो ना जो प्रोडक्ट के 1 यूनिट का हिस्सा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी टोटल ज्यादा आएगी फॉर द ईयर। जितने ज्यादा जूते बनेंगे उतना ही टोटल चमड़ा ज्यादा लगेगा, और अगर जूते बनेंगे नहीं तो चमड़ा खरीदेंगे ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर बिल्कुल वेरिएबल है। तो जिस डिपार्टमेंट, जिस एसेट, जिस इंडिविजुअल के लिए हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी एक कोर एक्टिविटी होगी। वो खर्चे जो उसकी कोर एक्टिविटी से लिंक नहीं है, उनका ताल्लुक पीरियड से, कोर एक्टिविटी उस पीरियड में कम होती, ज्यादा होती, जितनी भी होती, वो टोटल उतने ही रहते, वो फिक्स्ड हैं। और जिनका ताल्लुक एक्टिविटी से है, जिस पीरियड में एक्टिविटी ज्यादा हुई है उस पीरियड में वो खर्चा टोटल ज्यादा बना है, जिस पीरियड में एक्टिविटी कम हुई होती तो वो टोटल खर्चा कम हुआ होता, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वो डायरेक्ट नहीं होते ना। फिर देखें, डायरेक्ट ही तब होता है कि अगर एक यूनिट के लिए कितने रुपए लग रहे हैं वो पता है। अच्छा, ये एक अलहदा चीज है जो कॉस्ट में काफी आगे चल के आएगी कि इत्तेफाक से हर महीने बराबर काम होता हो। जैसे टीचिंग हो रही है, तो अगर टीचर को पर आवर पे हो रहे हैं, लेट्स से अगर 50 रुपए पर आवर पे हो रहे हैं टीचर को, तो हर महीने अगर बराबर टीचिंग हो रही है तो पैसे भी हर महीने बराबर ही हो रहे होंगे। लेकिन ये वेरिएबल चीज है, ये डायरेक्ट चीज है, इत्तेफाक से बराबर हो सकता है हर महीने। लेकिन अगर किसी को रखा ही महीने की सैलरी पे है, चाहे वो कम काम करे चाहे ज्यादा काम करे, तो फिर तो डायरेक्ट ही नहीं होता। वेरिएबल फिक्स्ड का फर्क समझ आया? इसकी और मिसालें करते हैं। फ्यूल, जेट का जो फ्यूल है, अब जितना ज्यादा जहाज फ्लाई करेगा फ्यूल उतना ज्यादा लगेगा, वो वेरिएबल है। लेकिन जो उस जहाज से रिलेटेड पायलट वगैरह या बाकी स्टाफ है और वो है ही है, उसकी सैलरी है, तो चाहे फ्लाई करें चाहे ना करें उनको सैलरी, क्योंकि एयरलाइंस उनको तनख्वाह दे रही हैं, वो फिक्स्ड है। ये जो फिक्स कॉस्ट है ये कॉन्सेप्चुअली एक टोटल चीज है। ये भी एक बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, उसको उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप सारे सेशन याद रख सकेंगे। फिक्स कॉस्ट ओरिजिनली एक टोटल नेचर की अमाउंट है, यानी रेंट फॉर द ईयर, एक ईयर का टोटल है, या पर यूनिट होता है रेंट? नहीं, एक टोटल चीज है। इंश्योरेंस पर मंथ या पर ईयर? इंश्योरेंस पर ईयर एक टोटल चीज है। लेकिन वर्कर के साथ जो रेट, वेज रेट तय हो रहा है, वो ओरिजिनली एक पर यूनिट या पर आवर चीज है। चमड़े का रेट, कपड़े का रेट ओरिजिनली एक पर किलो या पर गज या पर मीटर चीज है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो ओरिजिनली कोई पर यूनिट चीज हुआ करती है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ओरिजिनली टोटल फॉर अ पीरियड हुआ करती है। ये बात मैं दोबारा समझाता हूं। ये मिसालें तो सामने, इसी तरह जैसे फ्यूल है, फ्यूल का क्या पैसे होते हैं? फ्यूल के पैसे, पेट्रोल के पैसे क्या हैं? रुपए पर लीटर है ना, यानी उनकी ओरिजिनल जो रेट होता है वो कोई पर चीज होती है। चमड़े का रेट, कपड़े का रेट, वर्कर्स का रेट, ये कोई ओरिजिनली पर यूनिट या पर आवर या पर किलो वाली चीज है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये जनरली
ये जनरली एक पर यूनिट कांस्टेंट चीज है। ये बात दोबारा समझें, वर्कर को हमने कहा है कि पर फुटबॉल सीने के हम तुम्हें 200 रुपए देंगे, तो उसके साथ जो वेज तय हो रही है अमाउंट, वो एक रेट तय हो रहा है ना, पर फुटबॉल 200 रुपए। अच्छा, अगर उस साल वो 1000 फुटबॉल सी लेगा, पर फुटबॉल 200 ही है, टोटल 2 लाख हो जाएगा। अगर वो उस साल 10 फुटबॉल सीएगा, रेट 200 पर फुटबॉल ही है, टोटल 2000 हो जाएगा। अगर वो उस साल 2 लाख फुटबॉल सी लेगा, रेट 200 पर फुटबॉल ही है, टोटल 40 लाख बन जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनली एक पर यूनिट चीज हुआ करती है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर आप उसको पर यूनिट देखेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगी पूरे साल में। ये वाली बात मुश्किल थी। अगर किसी एक साल में प्रोडक्शन ज्यादा हुई होगी तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज्यादा आई होगी, टोटल प्रोडक्शन कम हुई होगी तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यही लिखा है ना मैंने। अगर किसी साल प्रोडक्शन ज्यादा हुई होगी तो टोटल मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आई होगी, टोटल प्रोडक्शन कम हुई होगी तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कम आई होगी, यही तो बात की है। दूसरा जुमला मैंने ये लिखा है कि वो तो इन टोटल वेरी कर रहा है, पर यूनिट वो उतना ही रहेगा, 100 रुपए पर यूनिट। पर यूनिट वो पेट्रोल 70 रुपए लीटर ही रहेगा, पर किलो वो केमिकल 40 रुपए पर किलो ही रहेगा। नहीं, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इन टोटल वेरी कर रही है। फॉर अ पीरियड एक्टिविटी, प्रोडक्शन, मेहनत, काम ज्यादा है तो टोटल खर्चा ज्यादा आ रहा है। मशीन ज्यादा देर चल रही है, टोटल बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। मशीन पूरे साल में कम चली, टोटल बिजली का बिल कम आ रहा है, लेकिन बिजली का बिल है 15 रुपए यूनिट। बिजली की मिसाल ही चेंज कर लेता हूं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल है क्योंकि टोटल प्रोडक्शन ज्यादा होगी उस साल में तो टोटल लेबर कॉस्ट ज्यादा बनेगी, टोटल प्रोडक्शन कम होगी उस साल में तो टोटल लेबर कॉस्ट कम बनेगी, इसलिए वेरिएबल है। लेकिन पर शर्ट वर्कर को 400 रुपए ही दे रहे हैं, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, पर यूनिट सेम रहती है। यानी उस साल प्रोडक्शन ज्यादा हो तब भी पर यूनिट वही निकलेगा, पर यूनिट, और अगर प्रोडक्शन कम हुई हो तो भी पर यूनिट उतना ही रहेगा। ये वेरिएबल कॉस्ट की जनरली ये क्वालिटी है, जनरली। वरना आपके ध्यान में ये सवाल आना चाहिए अगर होश में है तो, कि क्या पता महंगाई हो जाए 10 दिन बाद, रेट चेंज हो जाए, तो जनरली ये कांस्टेंट है पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल उस साल में प्रोडक्शन से लिंक्ड है। प्रोडक्शन ज्यादा होगी या ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगी या कम होगा, ये प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन ये बाय नेचर पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम करने को कर लें कि टोटल रेंट को पर यूनिट अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेटर मना नहीं करेगा, कैलकुलेटर नहीं मना कर देगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट? अगर फॉर एनी ईयर रेंट पर यूनिट निकालना चाहे तो पूरे साल के रेंट को यूनिट्स पर 20 से डिवाइड कर देना, तो आंसर तो कैलकुलेटर बता ही देगा। तो रेंट फॉर द ईयर तो टोटल कांस्टेंट रहना था, लेकिन अगर हम पर यूनिट कैलकुलेट लेट से करना चाहें तो प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी तो आंसर पर यूनिट कम होता जाएगा। जी एक फुटबॉल के लिए कांस्टेंट है। वेरिएबल और फिक्स्ड का हम जो फैसला कर रहे हैं ना, वो टोटल फॉर द पीरियड की बेस पे कर रहे हैं। ये बात सारी दोबारा बताता हूं।
हम जो फिक्स्ड और वेरिएबल का फैसला कर रहे हैं ना, वो हम टोटल फॉर अ पीरियड को सामने रख के कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो फॉर दैट पीरियड टोटल फॉर द पीरियड, यूनिट्स कम बने ज्यादा बने ये कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स्ड है। वेरिएबल वो है जो टोटल फॉर द पीरियड, ये कम ज्यादा है, कम काम होगा कम खर्चा है, ज्यादा काम होगा ज्यादा खर्चा है। बिजली की मिसाल देता हूं दोबारा, जो बिजली का बिल है अगर उसका रेट 15 रुपए पर यूनिट है, जो बिजली का यूनिट होता है, तो वो 15 रुपए तो पर यूनिट ही रहेगा, चाहे बिजली कम इस्तेमाल हो चाहे ज्यादा इस्तेमाल हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। लेकिन फॉर द पूरा ईयर बिजली ज्यादा इस्तेमाल होगी तो टोटल बिल ज्यादा आएगा, बिजली कम इस्तेमाल होगी टोटल बिल कम आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल के हिसाब से डिस्कस हो रही है। देखिए टोटल और पर यूनिट में दो अलग अलग बातें हो रही हैं, नहीं समझ आ रही बात? फॉर अ पीरियड 2021 वेरिएबल कॉस्ट वो है कि 2021 में अगर ज्यादा काम हुआ होता तो टोटल खर्चा फॉर द ईयर 2021 ज्यादा आता, कम काम हुआ होता तो टोटल खर्चा फॉर 2021 कम आता। ये वेरिएबल कॉस्ट है। मैं बिजली की मिसाल को मजीद एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि सब घरों में बिजली के बिल तो है ना, कॉमन मिसाल है। अगर आप ये देखना चाहें कि पूरे साल में टोटल बिजली का खर्चा कितना हुआ तो 12 बिलों को ऐड कर लेंगे ना, ऐसे ही होगा ना। अब उस 12 बिल्स की टोटल ग्रैंड टोटल अमाउंट पूरे साल का बिजली का एक्सपेंस है। अगर उस साल में फैक्ट्री में कम काम हुआ होता, बिजली कम इस्तेमाल हुई होती तो टोटल बिजली एक्सपेंस फॉर द ईयर कम आता। उसी साल में अगर काम ज्यादा हुआ होता, बिजली ज्यादा इस्तेमाल हुई होती तो टोटल बिजली एक्सपेंस फॉर द ईयर ज्यादा आता ना। ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन इसी सब मिसाल के अंदर ही पर यूनिट बिजली का रेट क्या है वो सेम है। सेम से मुराद है मार्च का महीना, अप्रैल का महीना जो भी है, एक यूनिट 15 रुपए का है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें 15 रुपए है, कम बिजली इस्तेमाल करें 15 रुपए। वो ये वाली बात की है। यानी वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो वेरी कर रहा है, पर यूनिट सेम रह रहा है। टोटल और पर यूनिट वाली बात समझा पा रहा हूं मैं? फिक्स्ड इन टोटल कांस्टेंट चीज है। रेंट पूरे साल का 12 लाख रुपए है तो वो 12 लाख फॉर द ईयर ही है, चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन अगर हम रेंट को डिवाइडेड बाय यूनिट्स करके रेंट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो रेंट तो टोटल 12 लाख है, लेकिन ज्यादा यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आंसर चेंज होता जाएगा। वो ये वाली बात। इकोनॉमिक्स तो एग्जाम्प्ट वाली कॉम ही है ये, है ना। लेकिन शायद स्कूलिंग में कहीं ना कहीं ग्राफ्स पढ़े हैं आपने, शायद ग्राफ का आइडिया थोड़ा सा शायद हो। ग्राफ बता रहा हूं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। अगर बिल्कुल समझ ना आए तो टोटली इग्नोर कर देना। एक्स एक्सिस पे अगर एक्टिविटी है मतलब प्रोडक्शन है और वाई एक्सिस पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और इस दूसरे ग्राफ में एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्शन ज्यादा हो तो इधर मूव करेंगे, ये बात समझ आती है? प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही रह रही है। प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। प्रोडक्शन और बढ़ेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरी कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रह रही है। ये क्या करूं? प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो ये इतनी ही रहेगी। देख ये डाउनवर्ड होगा और ये थोड़ा कर्वी होता है। तो ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है।
क्या जी? फिक्स कॉस्ट की इसकी वो रेंट मिसाल दी थी ना, दोबारा भी बता देता हूँ कि अगर 2021 का रेंट पूरी फैक्ट्री का 12 लाख है पूरे साल का, उस साल में प्रोडक्शन कम होती या ज़्यादा होती, रेंट फॉर द ईयर कितना होता? 12 लाख ना, तो वो टोटल फॉर द ईयर फिक्स्ड है। अगर उस साल प्रोडक्शन लेट से 10,000 यूनिट्स हुई होती, रेंट 12 लाख और उस साल प्रोडक्शन हुई होती 10,000 यूनिट्स, अगर हम वैसे ही कैलकुलेट करने के लिए रेंट पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करें? डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आंसर आ गया? यानी अगर उस साल प्रोडक्शन 10,000 होती तो रेंट पर यूनिट 120 आ जाता। अच्छा, रेंट पर यूनिट कोई चीज नहीं है, वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, लेकिन अगर उस साल प्रोडक्शन हुई होती 20,000 तो 60 आ जाता ना। तो पर यूनिट जब भी रेंट कैलकुलेट करते रहेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होगी तो रेंट पर यूनिट कम हो रहा होगा। ये तीसरी चीज है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये जितनी भी अभी आज चीजें समझाई है ना, कल बेटा सवाल वो नोट्स लेके आने हैं, क्योंकि मैंने उसमें से सवाल कराने हैं आपको। ये सारी चीजें सवालों के साथ होंगी तो हजम होंगी। तीसरी चीज है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यार ये बोर्ड की सैर करा देना जरा पूरा। ये ग्राफ हटा दो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसमें दोनों पोर्शन शामिल होते हैं। इसमें दोनों पोर्शन शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्समैन की सैलरी है 20,000 पर मंथ, उसको कहा है तुम्हें 20,000 मिलेगा प्लस 4 रुपए पर यूनिट। उसकी सैलरी है 20,000 पर मंथ प्लस 4 रुपए पर यूनिट, तो टोटल उसका कमीशन कह लें, तो टोटल सैलरी फॉर द मंथ उसकी कैसे कैलकुलेट होगी? 20,000 प्लस, नहीं 20,000 को नहीं मल्टीप्लाई करना, 20,000 प्लस 4 रुपए इंटू जितने यूनिट्स वो बेचेगा। तो 4 रुपए इंटू जितने यूनिट्स बेचेगा, ये वेरिएबल पोर्शन हो गया। और ये तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसको सेमी फिक्स्ड भी कह सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड पोर्शन भी है, वेरिएबल पोर्शन भी है। फोटोकॉपी का स्टाफ हायर किया, उनको कहा कि तुम्हें हम महीने का 40,000 भी देंगे प्लस 50 पैसे पर कॉपी भी देंगे, तो वो जो 40,000 है वो फिक्स्ड हो गया, प्लस 50 पैसे पर कॉपी ये वेरिएबल हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट मिला के ये सेमी वेरिएबल कहलाएगी। कल इनकी इंशाल्लाह ना तीनों की न्यूमेरिक प्रैक्टिस करते हैं, और बस ये फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं, फिर मैं इन्वेंट्री शुरू कराऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।